मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ये थ्योरी तो आप सब जानते होंगे और आप सब इसको फॉलो भी बहुत अच्छे से करते होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस थ्योरी का ओरिजिन कहाँ से है, किस समय से ये थ्योरी कनेक्ट करती है, या मैं आपको ये पूछूं कि भाई क्या आपको ये थ्योरी पता है कि ये आज की थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी, ये जो थ्योरी है ये लगभग 2000 साल पुरानी थ्योरी है। ठीक है, तो इस थ्योरी का नाम है मंडल थ्योरी। अब हमें ये थ्योरी पता कैसे चली, भाई इतने साल पुरानी थ्योरी आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज रही है जिससे हम अभी भी इस थ्योरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर इस थ्योरी के बारे में जानते हैं। तो देखो, इसको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। कहने का मतलब है कि देखो, कुछ भी चीज हमारे प्राचीन भारत में घटी है या पूरी दुनिया में कहीं पर भी घटी है, तो आज भी हम लोगों को वो सारी चीजें क्या कर रही हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं कि भाई मानव जाति कैसी रही है और धीरे धीरे करके कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी ऐसी चीजें मिलती हैं या किसी भी तरीके के ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं जिससे हम प्राचीन समय के बारे में पता कर सकें, तो इन सारी चीजों को कहा जाता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मतलब इतिहास के स्रोत। इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, इन्हीं स्रोतों से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इसी पूरे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, या ऐसे कह लीजिए कि पूरी हिस्ट्री को हम एक एक पेज पे ऐसे समझेंगे कि भाई हमें हिस्ट्री के बारे में कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पता चलता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए एक टाइमलाइन है या फिर एक टाइम मशीन है जिससे हम अपने अतीत में जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सोर्सेज किसे कहा जाता है। Sources of history are the physical, written or oral evidences that historians use to understand and reconstruct the past। कहने का मतलब है फिजिकल, दैट मीन्स कुछ भी चीज आपको ऑब्टेन हो रही है, किसी जगह पर खुदाई होती है, वहां पर आपको कुछ ईंटें मिल रही हैं, कुछ टूल्स मिल रहे हैं, वेपन्स मिल रहे हैं, या फिर आपको कुछ ज्वेलरीज मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर बहुत समय से खुदाई होती रही है और अभी भी बहुत नई नई साइट्स वहां पर डेवलप होती जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलने वाले अलग अलग चीजें हमें अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी देती हैं। ठीक है, तो रिटन सोर्सेस फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास प्राचीन भारत से रिलेटेड बहुत सारे क्या हैं ग्रंथ, लाइक वेद। वेद क्या है, हमारे पास रिटन सोर्सेस हैं कि भाई उस समय का समाज कैसा रहता था, क्या धार्मिक पद्धतियां थी, किस तरीके से आचरण होता था, महिलाओं के साथ किस तरीके से व्यवहार होता था, ये सारी चीजें हमें रिटन सोर्सेस के फॉर्म में मिलती हैं। ठीक है, ओरल एविडेंसेस का मतलब है, जैसे मैं आपको बात करूं कि लाइक जातक कथाएं। जातक कथाएं क्या है, बेसिकली ओरल एविडेंसेस के तरीके से फॉर्म होती है, हालांकि अब तो उन्हें लिखा जा चुका है कि भाई वो बौद्ध भगवान के चरित्र के बारे में बता रही थी, मतलब उनके पूर्व जन्म के बारे में बताती हैं, बहुत सारी चीजें क्या बताती हैं हमें, वो कथाएं बताती हैं। दैट मीन्स ये ओरल एविडेंसेस भी क्या है, हमारे पास हिस्ट्री का एक मेन सोर्स है। ठीक है, जिससे हम अपने हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऐसा समझो कि ये जो सोर्सेज है ना, ये पजल की तरीके से है और पजल्स को फिट करना पड़ता है। आप देखते होंगे ना डिस्कवरीज में बहुत सारे इजिप्ट के बारे में, ममीज को डिस्कवर किया जाता है, वहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि भाई कैसे रहा होगा, किस तरीके से यहाँ ममीज को रखा गया होगा, क्या टेक्निक्स इन्होंने इस्तेमाल की होगी। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे पास को रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करती हैं, और ये पजल्स की तरीके से है, इनको अरेंज करना पड़ता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भाई हिस्ट्री हमारे पास में किस तरीके की थी और आज धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं कि भाई सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में हम मेनली जो पूरा सोर्सेज है ना, जो स्रोत हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, और फिर आते हैं अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज के। तो लिटरेरी सोर्सेज में हम जितने भी लिटरेरी सोर्सेज का मतलब क्या है कि भाई जो भी लिखित सामग्री हमारे पास अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, कुछ बुक्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, पांडुलिपियां होती है ना जो हाथ से लिखी गई थी, ये सारे लिटरेरी सोर्सेज के फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल रिलीजियस, मतलब धार्मिक स्रोत कि जैसे हम बात करें कि जैसे ब्राह्मण है, वैदिक लिटरेचर्स है, वेदास। वेदास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ में आप कह सकते हैं बहुत ही विश्वसनीय स्रोत के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो वेदास हो गया, आपके उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, ये सारे आपके कैसे हैं, रिलीजियस सोर्सेज के फॉर्म में रखे गए हैं। ठीक है, फिर आते हैं जैसे हमारे पास बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक में भी अगर मैं बात करूं आपके पास, तो 3 बुक्स आती हैं यहाँ पे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स अलग अलग चीजों के बारे में बताती है कि भाई बौद्ध जो भगवान थे उनके क्या उपदेश थे, उन्होंने अपने भिक्षु भिक्षुणियों के लिए किस तरीके के नियम आचरण डिसाइड किए थे, या आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके की आप कह सकते हैं पद्धतियों पर वो बात कर रहे थे, किस तरीके के आचरण पर बात कर रहे थे। ये सारी जो उनके उपदेश थे, सब चीजें जो है
हैं इन्हीं बुक्स में कंपाइल की गई थी, ठीक है। तो इन्हें कहा जाता है त्रिपिटक। इसके अलावा भी बहुत सारे बुद्धिस्ट लिटरेचर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दीपवंश है, महावंश है, मिलिंदपन्हा, ठीक है। ये नागसेन के द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट कृति है। तो जब आप धीरे धीरे करके इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो हम डिटेल से इसके बारे में एक लेक्चर्स तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो जाते हैं। फिर आते हैं जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर जैसे फॉर एग्जाम्पल अंश है, ठीक है। ये क्या है? अंक लाइक महावीर भगवान के जितने भी उपदेश रहे हैं, जैसे आपके त्रिपिटक में बुद्ध भगवान के उपदेश हैं, इसी तरीके से अंश में क्या है? महावीर भगवान महावीर के उपदेश हैं, नियम है, प्रक्रियाएं हैं, पद्धतियां हैं, इन सब चीजों को कंपाइल करता है आपका अंश, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके रिलीजियस टेक्स्ट, क्लियर। इसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब इनका धर्म से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। एक आते हैं नॉन हिस्टोरिकल और दूसरे होते हैं हिस्टोरिकल्स। नॉन हिस्टोरिकल्स में आता है फेमसली आपके पास आता है अर्थशास्त्र। देखो यही वो बुक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होगा। दैट मींस ये अर्थशास्त्र की मंडल थ्योरी है। और अर्थशास्त्र जो कृति है, जो बुक है, ये लिखी गई है चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी ये बुक, ठीक है। ये मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कि भाई ये मतलब इस बुक में ना बेसिकली ये बताया जाता है कि जैसे राज्य कैसे चलता है, उसको चलाने की तकनीक क्या होनी चाहिए, ठीक है। मतलब साइंस बताई गई है। ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी स्टेट को आपको गवर्न करना है तो उसके पीछे का क्या साइंस है, ठीक है। राजा कैसा होना चाहिए, मंत्री कैसे चुने जाने चाहिए, जासूस सिस्टम के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब उस पे फोर्स किया है कि भाई किसी भी सरकार को, किसी भी राज्य को अगर अच्छे से एफिशिएंटली फॉर्म करना है तो यहाँ पर स्पाई सिस्टम, जासूस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी अर्थशास्त्र बताती है, ठीक है। चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं हिस्टोरिकल सोर्स। हिस्टोरिकल सोर्सेज में मतलब पूरे इतिहास के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी राजतरंगिणी, तो राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी में लिखी गई, कलहण के द्वारा लिखी गई एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंस है। ये बेसिकली बात करती है कश्मीर के राजाओं की। राजतरंगिणी का मतलब है राजाओं की, मतलब एक नदी की तरीके से बहती हुई धारा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे राजाओं की क्रोनोलॉजी बताई गई है, कालक्रम बताया गया है, उनकी प्रशासन पद्धतियां बताई गई हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस हैं आपके राजतरंगिणी में। और बेसिकली ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स आ जाता है, क्लियर। इसके बाद में बात करूं, हमारे पास आते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब यह है कि भाई जैसे आपने कहीं किसी जगह पर क्या है खुदाई की, और खुदाई करने के बाद आपको बहुत सारी वहां पर इंपॉर्टेंट कह सकते हैं चीजें प्राप्त हुई हैं। जैसे आपको कुछ पेंटिंग्स मिल गई, या फिर आपको कुछ मूर्तियां मिल गई हैं, ठीक है, कुछ ज्वेलरीज मिल गई, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स मिल गए आपको, कुछ ज्वेलरीज है, ठीक है, बीड्स हैं, कॉइन्स हैं, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, ये सारी चीजें आपकी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं इनको कि देखो अगर मैं पेंटिंग्स और आइडल्स की बात करूं तो पेंटिंग्स में जैसे मैं भीमबेटका की केव्स हैं, ठीक है। ये पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट केव्स हैं। यहाँ पर आदि मानवों के द्वारा बनाई गई बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। ये बताती हैं कि भाई उस समय में आदि मानव किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके का उनका समुदाय होता था, ठीक है, किस तरीके के कपड़े पहना करते थे वो लोग, नृत्य कैसे करते थे, म्यूजिक का क्या ज्ञान था उन्हें, यानी ठीक है। ये सारी चीजें हमें इन पेंटिंग्स से मिलती हैं। लाइक अजंता की केव्स हैं, एलोरा की केव्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। फिर आता है जैसे आइडल्स की बात करूं, मूर्तियां, ठीक, मूर्तियां में भी बहुत ज्यादा क्या है, जैसे मैं चोला एम्पायर की बात करूं तो चोला एम्पायर में नटराज की मूर्ति एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई चोला जो डायनेस्टी थी, यहाँ के लोगों की ना स्किल बहुत ज्यादा डेवलप थी, ठीक है। ये इतनी बेहतरीन इनकी मूर्तियां बनाई गई थी जो आज भी हम फेमस है, ठीक है। नटराज मूर्ति बहुत ज्यादा फेमस है, और एक मतलब कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्किल्ड देखा गया है कि उन लोगों को बहुत ज्यादा स्किल्ड माना गया है। लॉस्ट वेक टेक्निक का उन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक। तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं, हमारे पास सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आर्टिकल्स हैं, लाइक जैसे आपको कोई ज्वेलरीज मिल गई है कि किस तरीके की ज्वेलरीज है, दैट मींस अगर गोल्ड की है तो किस तरीके का गोल्ड रहा होगा, या फिर उसका क्या प्रचलन रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास आर्टिकल्स में होती हैं। फिर आते हैं कॉइन्स। कॉइन्स भी ना किसी भी राजा के या राज्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो देखो जहां जहां जिस एरिया तक आपको वो कॉइन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस राज्य का लेना देना रहा होगा, या इस राज्य का पूरा साम्राज्य वहां तक फैला होगा, या वो ट्रेड करते होंगे। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं, ठीक है। और दूसरा पता चल जाता है, क्रोनोलॉजी भी पता चल जाती है कि भाई किस तरीके कौन कौन राजा पहले रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपके पास में
की सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है, साउथ इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। वहां के कॉइन्स में ना आपको नाव के निशान मिलते हैं, तो ये पता चलता है कि भाई मैरीटाइम जो ट्रेड था वो कितना इंपॉर्टेंट रहा है, या जो समुद्र है वो इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा होता होगा, इकोनॉमी के लिए किस तरीके का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता होगा। या जैसे मैं समुद्रगुप्त के कॉइन्स के बारे में बताऊं तो उसमें ना उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। तो इससे पता चलता है कि भाई जो समुद्रगुप्त है ना उनको म्यूजिक का बहुत ज्ञान होगा या बहुत इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, हमें एंशिएंट टाइम के बारे में बताती हैं कि भाई कैसे कैसे करके चीजें मतलब लाइक चीजें जुड़ी हुई हैं, या कह सकते हैं कि कॉइन से कैसे कैसे करके इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एविडेंसेस हैं, ठीक है। मॉन्यूमेंट्स में जैसे मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको स्नानागार है, महास्नानागार जिसे कहा जाता है, बहुत बड़ा स्नानागार है, ठीक है। वहां पे पता चलता है कि भाई किस तरीके की उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको बनाया है, लीक प्रूफ बनाया है, ठीक है। वहां पे स्ट्रीट्स को किस तरीके से बनाया जाता था, टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी जो आज भी हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम स्मार्ट सिटी का मतलब एक मिशन है ना, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम है, तो कैसे हम उस टेक्निक का इस्तेमाल करके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोगों के द्वारा की जाती थी उसका क्या हम अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास मॉन्यूमेंट्स के फॉर्म में आती हैं। या जैसे मैं बात करूं सांची स्तूपा से ये पता चलता है कि भाई अशोका के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और क्या वहां पे टेक्निक्स इस्तेमाल की गई थी, ठीक है, और ये बुद्धिज्म को फॉलो करता है। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती है मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, ठीक है। अगर मैं रिसेंटली की बात करूं जैसे ताजमहल वगैरह है, रिसेंटली तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी मिडिवल इंडिया में कहाँ काउंट किया जाएगा, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे नागर स्टाइल का टेम्पल है, साउथ इंडिया के जो टेम्पल्स होते हैं ना उनको नागर स्टाइल टेम्पल्स कहा जाता है, और जो आपके नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स को नागर स्टाइल टेम्पल कहा जाता है, और जो साउथ इंडिया में होते हैं उनको द्रविडन स्टाइल टेम्पल्स कहा जाता है। तो क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, पंचायतन शैली क्या होती है, तो ये सारी चीजें हमें क्या बता रही हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स बता रही हैं कि कैसे कैसे चीजें बनी है या कैसे कैसे चीजें कनेक्ट करती हैं हमारे हिस्ट्री से, ठीक है, और इंपॉर्टेंट स्रोत मानी जाती हैं। फिर आता है इंस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। तो इंस्क्रिप्शन होता है कि किसी भी हार्ड सरफेस पर, ठीक है, कोई ठोस सतह पर शब्दों को उकेरा जाता है ना जब, ठीक है, तो उसे इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं ये स्टोन है और स्टोन पे क्या है मतलब नक्काशी करके कुछ चीजें लिखी गई हैं, ड्रॉ किया गया है, तो इसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस भी आपके सोर्सेज ऑफ इंपॉर्टेंट एविडेंसेस माने जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट अशोका के एडिक्ट्स, ठीक है, शिलालेख जिसे कहते हैं ना, अशोका ने जगह जगह पर बहुत सारे शिलालेख बनवाए थे। वो अशोक की धम्म पॉलिसीज के बारे में, अशोक के प्रशासन के बारे में, अशोक की बहुत सारी चीजों के, जैसे 13th रॉक एडिक्ट है वो कलिंग वॉर के बारे में बताता है। तो ये ना एक ट्रस्ट वर्दी एविडेंसेस माने जाते हैं कि ठीक है उनको राजा के द्वारा खुद ही बनवाया गया है। तो इस तरीके से इंस्क्रिप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं जैसे आपके पास इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। क्लियर, अहोल्स इंस्क्रिप्शंस है, ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस की बात करेंगे हम धीरे धीरे आगे चल के, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं। क्लियर, जैसे अब आते हैं अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। जैसे यहाँ पे क्या है, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, लाइक ग्रीक है, चाइनीज है, बहुत सारे लोग भारत में आए क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। बहुत ही मतलब एक ऐसा देश माना जाता था जो हर चीज में वेल्दी था, प्रॉस्पर था, समृद्ध था, ठीक है। तो यहाँ मतलब इसकी ना चमक देखने के लिए बहुत सारे दुनिया भर के यात्री भारत में आते थे। कुछ ऐसे थे जो चाइनीज, जिसे मैं बात करूं, वो बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए आए कि भाई बुद्धिज्म क्या है उसको समझने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटीज गए वो लोग, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने, जब ये लोग भारत में आए तो भारत में आने के बाद उन्होंने बहुत तरीके की बुक्स लिखी हैं, ठीक है, टेक्स्ट डेवलप किए हैं, और उन्हीं यही टेक्स्ट क्या हो जाते हैं हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीक में बात करूं मैं, मेगास्थनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इनकी बुक है इंडिका, ठीक है। ये क्या बताती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताती है, ठीक है। वही चंद्रगुप्त मौर्य जिनके साथ में कौटिल्य इनका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई मेगास्थनीज की जो इंडिका है वो भी किसके बारे में बता रही है, भारत के बारे में, भारत के प्रशासन के बारे में, उस समय में भारत कैसा था, किस तरीके, कहां कहां तक फैला हुआ था, ये सारी चीजें बता रही है, ठीक है। इसी के बाद आते हैं जैसे चाइनीज आपके लाइक ट्रैवलर्स हैं, फायान हैं, हुनसिंग हैं, इनके भी बहुत सारे क्या हैं आपके लाइक अकाउंट्स हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को पता चलती हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद मैं अगर बात करूं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स ना उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं। देखो हम लोगों को ना इन सब चीजों के बारे में ना अलग अलग करके डिटेल से पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो देखो हमारे पास ना हिंदू स्क्रिप्चर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं श्रुति और दूसरे होते हैं स्मृति, ठीक है। देखो श्रुति का मतलब क्या है? श्रुति मतलब होता है, संस्कृत वर्ड है श्रुति, दैट मीन्स क्या है? विच इज हर्ड, जो सुना गया हो, ठीक है। स्मृति दैट मीन्स जो याद किया गया हो। तो श्रुति को ना ऐसा समझिए कि जितने भी हमारे वेद है ना, वेद को ना अपौरुषीय कहा जाता है, कि मतलब किसी इंसान ने अपने आप से नहीं लिखे हैं ये ऋषियों ने, जो भी आपके ऋषि मुनि हैं रहे हैं, जब वो ध्यान में बैठते थे तो उनको भगवान ने वो संदेश दिए हैं, भगवान ने वो उपदेश दिए हैं, गॉड ने वो उपदेश दिए हैं, और उन उपदेशों को उन्होंने क्या है उन वेदों में लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि हिंदू जो स्क्रिप्चर्स हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक श्रुति जैसे कि वेदा, ठीक है, विच इज हर्ड, ठीक है। तो जो सुने गए हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्राह्मणास हो गया है, आरण्यक हो गया है, उपनिषद है, ये सारे श्रुति ग्रंथ हैं हमारे पास में, ठीक है। इन्हें किसी व्यक्ति ने बैठ के नहीं लिखा है, बल्कि भगवान ने अपने मतलब ज्ञान ऋषि मुनियों को दिया है और उन्होंने इनको लिखा है, ठीक है। चलिए फिर आता है स्मृति विच इज रिमेम्बर्ड। तो ऐसा समझिए कि जैसे जो भी ऋषि मुनि रहे हैं उनके पास जो ज्ञान रहा है उन्होंने अपने मतलब शिष्यों को दिया, फिर उनके थ्रू दूसरे जनरेशन तक पहुंचा। तो इस तरीके से जो रिसाइट है, जो रिमेंबर याद किए गए हैं, तो उनको कहा जाता है स्मृति ग्रंथ, ठीक है। जैसे आपके पास पुराण हो गए, कितने पुराण हैं आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। जैसे दर्शन है आपके पास, अलग अलग तरीके के दर्शन, जैसे योग भी एक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, तो इस तरीके से इनको कहा जाता है स्मृति ग्रंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों के क्या हो जाते हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। मैंने अलग अलग टॉपिक को अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया है कि भाई किस तरीके से ये जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे चल के जैसे जैसे इनका सीक्वेंस आएगा उसके थ्रू हम लोग चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल वेदास, त्रिपिटक्स हो गए, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, क्लियर। तो अभी तक के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।